and welcome to IYF Education Initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की कुछ मुख्य बातों के साथ। जी हाँ, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और आखिरी प्रश्न, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये 4 सवाल आते हैं कि भाई संविधान किसे कहते हैं, आखिर संविधान समाज को देता क्या है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार बनाया गया या कैसे बना। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर हमें को पाने के लिए हमें इस चैप्टर को आगे पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम इस जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें मिल सके। चलिए, संविधान। तो सबसे पहले जो संविधान है वो नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा भी किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है, जिसमें शासन संबंधी सारी विधियां उसमें लिखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो उसमें भारत के शासन को चलाने के लिए भारत का जो शासन जो चलाया जाता है वो एक लिखित संविधान के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें करीब 395, जब संविधान लिखा गया था भारत का उस दौरान हमारे भारतीय संविधान में करीब 395 अनुच्छेद वर्ण थे। तथा इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि वह संविधान न्याय संगत कहलाता है जो शांति, समृद्धि और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। यानी कि वह संविधान न्याय संगत कहने का मतलब है कि कभी किसी किसी संविधान में जो नागरिकों के साथ या नागरिकों को कुछ ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें चाइना की बात करें तो चाइना में एक दलीय शासन व्यवस्था यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है। तो उस वहाँ पर जो है संविधान उनका न्याय संगत नहीं है। वहाँ पे संविधान केवल सरकार के ही कहे अनुसार कार्य करता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो संविधान है वो एक न्याय संगत संविधान है। मतलब भारत के संविधान ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी नागरिकों को समान अधिकार व समान न्याय का दर्जा दिया, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है। इसीलिए भारत का संविधान क्या है, न्याय संगत संविधान कहलाता है, जो शांति, समृद्धि और सुख जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। अगला, तो गाइस अब हम पढ़ते हैं संविधान की आवश्यकता। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, संविधान समाज को क्या देता है, तो हमें यहाँ पर उसका आंसर देखने को मिलेगा। तो संविधान की किसी भी समाज में क्या इंपॉर्टेंस रहती है या देश को उसकी क्या जरूरत पड़ती है, तो पहला पॉइंट क्या है इसका, एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना को निश्चित करने के लिए नियम और आदर्शों की आवश्यकता होती है। यानी कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विविधताओं से भरा हुआ है। अगर हम भारत का उदाहरण दें तो भारत में विविध प्रकार के, विविध संस्कृति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। अब उन सभी में एक व्यवस्था बनाए रखना, एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करना जिसमें सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी सभी के लिए एक कानून, एक समान कानून की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शासन के प्रकार और शासन के विभिन्न अंगों के शक्तियों का निर्धारण करता है और उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब हमारे भारतीय संविधान ने शासन के प्रकार का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि शक्तियां का जो मुख्य स्रोत है वो केंद्र सरकार होती है और विभिन्न अंगों में आ जाती है, जैसे राज्य सरकारें और राज्य की प्रशासनिक सरकार सेवाएं। तो अब इन अंगों के बीच हमारे संविधान ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सभी सरकार शासन के अंगों को शक्ति का बराबर और न्यायपूर्ण वितरण किया है, जिससे सभी सरकार के अंग सामंजस्य बनाकर अपना काम करते हैं। शासन की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान क्या करता है, संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है। यानी शासन मीन्स जो सरकार है वो उनकी शक्तियों को भी सीमित करता है ताकि वह अपनी मनमानी ना कर सके, यानी नागरिकों के अधिकारों को वो क्षति ना पहुंचा सके। तीसरा, समाज के बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाता है। यानी कि समाज की जो बुनियादी जो नीड है, जरूरतें हैं, आदर्श हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लोग अपनी जो लक्ष्य जरूरतें हैं वो इन संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं।
संविधान नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता देता है। यानी कि संविधान ही एक मात्र साधन है जिसके माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों की मांग करता है तथा उसे मान्यता संविधान द्वारा दी जाती है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं संविधान किसी भी देश में क्या काम करता है। उसके लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है संविधान? वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारे भारतीय समाज में या भारतीय देश में विभिन्न समूह उपलब्ध हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो धर्म की बात हुई। और जात पात को लेकर कई भाषाई आधार पर बटे हुए हैं, मीन्स अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न समूहों में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनमें एक विश्वास बनाने के लिए एक बुनियादी नियम होते हैं जो सभी के लिए समान, सभी के लिए बराबर होते हैं। दूसरा काम होता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी कि समाज में अंतिम निर्णय किसका होता है? वो है जनता का। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी निर्णय होता है, अंतिम निर्णय जनता ही डिसाइड करती है। दूसरा, संविधान तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है, लिखा गया है कि सरकार का गठन जो होगा वो लोगों द्वारा कराए गए, मतलब लोगों द्वारा चुने गए नेताओं के माध्यम से होगा। थर्ड, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अर्थात यानी कि इसमें संविधान में, यानी कि सरकार को संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान होती है और उन शक्तियों को संविधान द्वारा ही सीमित किया जाता है। यानी कि सरकार को जो भी शक्तियां दी जाती हैं संविधान द्वारा, उसका सरकार दुरुपयोग या उसका मिसयूज ना करे, जिसकी वजह से संविधान यह भी तय करता है कि सरकार की शक्तियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान ने सरकार की शक्तियों को सीमित किया है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के माध्यम से, जिससे सरकार कभी कभार वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हो पाती जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। चौथा जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, अंतिम कार्य संविधान का, वह है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि समाज में विकास, समाज के विकास, लोगों के कल्याण के लिए सरकार को जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं वो संविधान देता है, जिससे संविधान के माध्यम से सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करती है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करती है। तो ये था हमारा संविधान का कार्य। आगे हम पढ़ते संविधान की विशेषता, यानी कि संविधान की क्या क्या खास बातें होती हैं। यानी अगर हम बात करें हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ऐसी क्या खास बात है हमारे भारतीय संविधान में, चलिए देखते हैं। पहला, जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो जनप्रतिनिधियों यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है और एक पूर्णतः लिखित संविधान है। यानी कि जिसमें 395 अनुच्छेद लिखित है। सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है हमारे संविधान को। दूसरा, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। यानी कि दूसरी विशेषता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि एक लोकतांत्रिक समाजवादी, यानी कि हमारा भारत जो है एक संपूर्ण समाजवादी, समाज को साथ समाजवादी यानी कि एक सभी समाज को लेकर चलता है, और लोकतांत्रिक यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। और इसमें थर्ड है क्या क्या कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, यानी कि हमारा जो भारत है उसका कोई धर्म नहीं है, वह क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों का वह सम्मान करता है। और एक इसी तरीके से हमारा एक गणराज्य का निर्माण हुआ है।
यानी कि हमारा भारत क्या है, गण है, यानी कि राज्यों का समूह है। गण राज्य मतलब, गण मतलब समूह, राज्य जो हमारे स्टेट्स हैं, यानी कि गण राज्य है, राज्यों का समूह है। थर्ड है, नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ मूल यानी मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। मौलिक अधिकार यानी वह अधिकार जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिसको हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अगले दूसरे अध्याय में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे मूल अधिकार को। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो संविधान की व्याख्या करता है और संविधान यानी संविधान के उल्लंघनों पर यह नजर रखता है। संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान की पांचवी जो विशेषता है वह संसदीय शासन व्यवस्था। यानी कि संविधान ने हमारे देश में शासन व्यवस्था जो दी है वो है संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें 2 सदन है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। छठा है राजनीति के नीति निदेशक तत्व, जिसमें राज्य को कुछ राज्य के कल्याण कार्य करने हेतु कुछ नीति निदेशक दिए गए हैं, जिससे लोगों के कल्याण किया जा सकता है। तो ये तो थी संविधान की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, यानी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे भारत, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ या भारत का संविधान कैसे बनाया गया, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत जो था वो गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन हम गुलाम थे, वो हम पर शासन करते थे। तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। यानी कि जब ब्रिटेन इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तब भारत में एक संविधान सभा बनाने का रास्ता साफ नजर आया, जिसकी पुष्टि की वाइस राय लॉर्ड वेवेल ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन स्टार्ट किया। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत से, यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। और 93 प्रतिनिधि जो वो थे भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। यानी कि जो पहली भारतीय संविधान सभा का गठन होना था उसमें 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिनको विभिन्न वर्गों में अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित करना था। तो जो 292 जो सदस्य थे वो हमें ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के जो 11 प्रांत उन्होंने दिए थे वहां से सिलेक्ट करने थे, और 4 प्रतिनिधि हमें जो चीफ कमिश्नर थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से हमें 4 सदस्यों का निर्वाचन करना था। और जो थी देसी रियासतें, जो 93 के करीब देसी रियासतें थी जिसपे राजा रजवाड़ों का शासन था, 93 सदस्य हमें वहां से सिलेक्ट करने थे, सभा को करने थे। थर्ड क्या था, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान के स्थान में दिए गए। यानी कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से वहां पे सीटों का आवंटन किया गया। यानी कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया। यानी कि जहां जिस ब्रिटिश प्रांत में अगर जनसंख्या 10 लाख की होती थी, वहां से एक उम्मीदवार या एक सीट दी जाती थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 सदस्यों माफ करना प्रत्येक संविधान सभा का स्वरूप। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। यानी कि मुस्लिम ने मुस्लिमों को चुना तथा सिख ने सिख को चुना, और अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी इसमें शामिल थे। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से किया गया था, और संविधान सभा ने कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। तो पहले
पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो भी संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो अपने सामुदायिक व्यवस्था के आधार पर, यानी मुस्लिम लोगों ने केवल मुस्लिमों को चुना और सिखों ने केवल अपने सिखों को चुना, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। और संविधान सभा में जो वर्चस्व था, जो भूमिका थी, वो महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस दल की भूमिका ज़्यादा थी, उनकी प्रमुखता अधिक थी, क्योंकि उस समय केवल एक ही पार्टी जो शक्तिशाली पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। इसीलिए संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता हमें देखने को ज़्यादा मिलती थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के गठन के बाद, यानी कि उसके चुनाव के बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 299 सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन स्वतंत्र भारत से पहले, जिसमें संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। संविधान सभा का रूपरेखा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, जो संविधान सभा का मेन जो अध्यक्ष था, स्पीकर था, उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो संविधान की प्रस्तावना की तरह संविधान को बनाने का उद्देश्य जाहिर करता है कि हमें संविधान क्यों बनाना चाहिए, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसको स्वीकार किया गया और 22 जुलाई 1947 को भारत में अपना एक राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 सूचियां थी। यानी कि जब ये संविधान बना उसमें करीब 395 अनुच्छेद, 22 भागों में बांटा हुआ है और 8 सूचियां थी, जो बनकर तैयार हुआ था 22 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, यानी कि ये बनकर तैयार हो चुका था, जिसको बनने में करीब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी हुई थी और इन 8 कमेटियां जो थी ये निरंतर विचार विमर्श बहस के माध्यम से संविधान में प्रावधानों पर चर्चा करती थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। यानी संविधान सभा ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए एक संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसको 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अब भारतीय संविधान जो है वो एक ओरिजिनल या वास्तविक संविधान नहीं है, बल्कि संविधान जो है हमारा भारतीय जो संविधान है वो हमने दूसरे देशों के संविधानों से उसको उधार लिया है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है या इसे फूल का गुलदस्ता भी कहा जाता है। फूल का गुलदस्ता जिस तरीके से उसमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के फूल, अच्छे सुंदर फूल होते हैं गुलदस्ते में, इसी तरीके से हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत ही अच्छी बातों को उसने एक्सेप्ट किया है। जैसे अमेरिका का संविधान से हमने मौलिक अधिकार और न्यायिक पूर्वानुलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधानों को अपने संविधान में लिया है। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड का संविधान, जिससे हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया है। फिर हम बात करते हैं फ्रांस का संविधान, जिससे हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अपने संविधान में
ग्रहण किया है। बात हम करते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान यानी सर्वाधिक मत प्रणाली। सर्वाधिक मत प्रणाली जो चुनाव व्यवस्था है, चुनाव में हम जो चुनाव करते हैं उसके लिए हमने सर्वाधिक मत प्रणाली को शामिल किया है। संसदीय स्वरूप लिया है, यानी कि जो हमने बात करी थी संसदीय शासन व्यवस्था, यानी 2 सदनों की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं, इसलिए हम इसको संसदीय बोलते हैं। संसद स्वरूप व्यवस्था, कानून का शासन और कानून निर्माण की विधि, ये हमने ब्रिटिश के संविधान से प्राप्त की है। और है कनाडा का संविधान, जिससे हमने अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो ये कुछ स्रोत हैं हमारे भारतीय संविधान के, जिसको हमने विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया है। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #TheIndianYouthFoundation। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।